हेलो गाइस, मैं जितेंद्र आपका आपके यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आज हमारी क्लास जो है वो अधिगम यानी कि लर्निंग का जो टॉपिक है वो पार्ट नंबर 3, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। किसमें? अधिगम का पार्ट नंबर 3। तो आई होप आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। भाई, वीडियो शुरू होने करने से पहले, क्लास को शुरू करने से पहले एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, कमेंट्स भी और लाइक भी करना ना भूलें। तो जितने मेरे भाई नए इस चैनल के साथ जुड़े हैं वो सभी के सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास, अपने मित्रों के पास चैनल को क्या है शेयर कर दीजिए। तो चलिए आज की जो क्लास उसे प्रारंभ करते हैं, उसकी शुरुआत करते हैं। और आज की जो थ्योरी है वो मोस्ट इंपोर्टेंट, और याद रखना ये चीज़ मैं पहले भी बोल चुका था। अब हमारा मेन जो फोकस है वो कौन सा रहेगा? वो इस समय फोकस जो रहेगा वो रहेगा सीटेट 2024, यानी कि 2024 में जनवरी में जो सीटेट है उसी पे पूरा फोकस है। और अब आपके लिए पेडागोजी की जो क्लासेस हैं उन्हें भी करना प्रारंभ कर देंगे, शुरू कर देंगे। तो भाई जितने भी मेरे भाई इस चैनल के साथ जुड़ रहे हैं वीडियो को शेयर कर दी। चलिए आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए आज की जो क्लास से प्रारंभ करते हैं। तो पार्ट नंबर 3 लर्निंग यानी कि अधिगम के बारे में। तो जानते हैं कि अधिगम का जो टॉपिक है ये क्या है। दो हम इससे पहले पढ़ चुके हैं। तो आज की जो थ्योरीज है वो रहेगी समीपस्थ अनुबंधन का सिद्धांत। जो किसने दिया था याद रखना मेरे भाइयों, ये दिया था एडविन गूथरी ने दिया था। और गूथरी जो है किस देश के निवासी? ये हैं अमेरिका देश के निवासी हैं। गूथरी ने जो प्रयोग किया था वो किस पर किया था? खरगोश पे किया था। और जो बच्चा था, जिस बच्चे के ऊपर किया था, वो क्या नाम था? पीटर, जिनका नाम क्या था? पीटर था। और प्रयोग करने वाला जानवर कौन सा था याद रखना? किस जानवर पे किया था? वो था याद रखना भाई मेरे भाइयों, खरगोश। अब इस सिद्धांत को उपनाम क्या क्या है? इस सिद्धांत को किस किस नाम से जाना जाता है? देखिए, प्रतिस्थापना का सिद्धांत का इसी का उपनाम है। पेपर में क्वेश्चन है कि प्रतिस्थापना का सिद्धांत किसने दिया था? याद रखना एडविन एडविन गूथरी ने दिया है। हमसे पूछा जाए कि समानता का सिद्धांत किसने दिया है, तो एडविन गूथरी ने दिया है। सब्स्टिट्यूशनल थ्योरी किसने दी है? ये भी एडविन गूथरी ने दी है। एकांकीकरण का सिद्धांत किसने दिया है? गूथरी ने दिया है। स्थापन का जो सिद्धांत है वो भी किसने दिया है? गूथरी ने दिया है। समीपस्थता का सिद्धांत मेरे भाई वो भी किसने दिया है? गूथरी ने दिया है। तो अब एक एक करके जानते हैं कि इस सिद्धांत में उन्होंने क्या दिया था। तो आई होप पहले से आपको स्टोरी पता होगी। जिन भाइयों को नहीं पता तो फिर से एक बार जान लीजिए। एक बार जो एडविन गूथरी होते हैं वो गूथरी क्या करते हैं? खरगोश के ऊपर प्रयोग करते हैं। तो खरगोश के ऊपर प्रयोग करने के लिए क्या किया कि एक बच्चा होता है पीटर नाम का। और जो वो बच्चा होता है पीटर नाम का, उस पीटर नाम के बच्चे के पिताजी होते हैं, उनके घर में एक राउंड टेबल होती है खाना खाने के लिए। तो पीटर जो होता है उसके पिताजी एक खरगोश को पाल लेते हैं और सभी लोग उस टेबल पे इस तरीके से बैठ के भाई क्या करते हैं? खाना खाते हैं। अब खरगोश जो उस घर का सदस्य होता है, यानी कि उन्होंने पाल रखा था तो वो सदस्य की तरह रखते हैं, सब लोग खाना खाते हैं। तो यहाँ पर जो पीटर है उसके फादर बैठे हुए हैं। यहाँ पर कौन है याद रखना? पीटर बैठा हुआ है। और इस जगह क्या था? वो रैबिट था, यानी कि खरगोश बैठा हुआ है। अब इसके पिताजी, क्या हुआ कि गलती से एक बार जो ये पीटर होता है, पीटर नामक बच्चा होता है, ये खरगोश को पकड़ता है, छूता है तो खरगोश से काट लेता है, जिसकी वजह से इस पीटर के मन में क्या होता है याद रखना? थोड़ा डर होता है, वो उत्पन्न हो जाता है। अब ये पीटर इस खरगोश से डरने लगा। और डरने के साथ साथ क्या करता है कि इसके पिता इसके डर को दूर करने के लिए इस पीटर की गोदी में क्या है, गोद के अंदर उस खरगोश को छोड़ देते। और जैसे ही गोद के अंदर खरगोश को छोड़ते थे तो वो बच्चा है वो एकदम बहुत ज़्यादा डर जाता था, इस तरीके से बैठ जाता था कि वो कुछ भी वर्क करता ही नहीं था। लेकिन धीरे धीरे करने के बाद में क्या हुआ कि इसके पिता जब भी खाना खाते तो इस पीटर के पास इस खरगोश को इसके पास में बिठा देते, खाना खाते रहते। और बार बार धीरे धीरे इसी तरीके की एक्टिविटीज करने के बाद में जो पीटर है, वो पीटर क्या है, उसके मन में जो एक डर था वो डर क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। तो इसी को कहते हैं समीपस्थ अनुबंधन का सिद्धांत। यानी कि अगर हम किसी समस्या के बारे में बार बार उस समस्या को करते रहेंगे, उसका अभ्यास करेंगे, तो हम उस समस्या से, हमारे अंदर जो डर है वो खत्म हो जाएगी। जैसे हम लोग बार बार जैसे सीटेट की अगर प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे भाई सीटेट एग्जाम का कि भाई मुझे क्वालिफाई करना है, रोजाना प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो एक टाइम जब हमारी तैयारी अच्छी हो जाएगी तो हमारे मन में सीटेट के को लेकर कोई भी डर डर होगा और क्या हो जाएगा, हम बिल्कुल क्या हो जाएंगे भाई, निश्चिंत हो जाएंगे कि अब हमें कोई डर नहीं है, पेपर आज हो कल हो हमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब देखिए इसी के अंदर इसको क्या कहते हैं? समानता का सिद्धांत, एकाकीकरण का सिद्धांत। तो और इसमें इन्होंने क्या किया था? इसी थ्योरी के बाद में एडविन जो गूथरी होते हैं उनका एक साथ देते हैं जेपी हॉर्टन करके साइकोलॉजिस्ट होते हैं। ये दोनों मिलकर एक बिल्ली पर क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। और जो बिल्ली होती है, इस बिल्ली के ऊपर प्रयोग क्या है याद रखना? एक बॉक्स होता है जो कांच का बॉक्स होता है। इस कांच के बॉक्स के अंदर बिल्ली को छोड़ देते हैं और इस बिल्ली कांच के बॉक्स में एक लीवर लगा होता है। क्या लगा? तो भाई लीवर लगा होता है। और इसी बॉक्स के अंदर एक कैमरा लगा होता है जो बिल्ली को क्या है, बार बार ऑब्जर्वेशन कर रहा है कि बिल्ली इस लीवर को दबा कैसे रही है। तो जैसे ही बिल्ली
जिस पैर से एक बार इस लीवर को दबाते हैं, जैसे राइट पैर से इस लीवर को दबाया, तो बिल्ली अब हर बार क्या करती है कि वो राइट पैर से ही क्या करती है, लीवर को दबाने की कोशिश करती है। तो एटलीस्ट जब बार बार देखा गया कि दरवाजा खुला कैसे है, इसका जो मुंह है वो कैसे खुला है, जब इस चीज के बारे में गुथरी और जेपी हॉल्टन ने जानने की कोशिश की, तो जब यहाँ पे लगभग 800 फोटो क्लिक किए थे, तो कितने फोटो लिए, 800 फोटो क्लिक किए, और 800 फोटो में से याद रखना, तब इन्होंने देखा कि बिल्ली ने सबसे ज्यादा किस पैर के माध्यम से उस दरवाजे को उसे ओपन किया है, तो उन्हें लगा कि भाई एक ही पैर से बार बार क्रियाएं कर रही है, जिसकी वजह से क्या है, ये उस दरवाजे को खोलने में सफल हो रही है। तो यानी कि अगर हम जिस काम को एक बार करना शुरू कर देते हैं, तो वो काम हमारे लिए क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। अब देखिए इस थ्योरी का शिक्षा में क्या योगदान है, इस चीज के बारे में जानते हैं, इसकी विशेषताएं क्या हैं। तो देखिए कि करके इनकी विशेषताओं के बारे में जानते हैं। गुथरी सीखने में पूर्ण बलन को महत्वपूर्ण नहीं मानते। गुथरी का मानना ये नहीं है कि अगर हम किसी बच्चे को प्रबलन या पूर्ण बलन देंगे तभी बच्चा सीखेगा, नहीं। बच्चा जो है वो खुद से भी चीजों को सीखने की क्या होती है, उसके अंदर लगन होती है। सीखना एक ही प्रयास का परिणाम होता है, इसलिए इसे एकल प्रयास सिद्धांत कहते हैं। यानी कि जैसे बिल्ली ने क्या किया कि एक ही बार उसे अपने राइट पैर से जब उस पिंजरे को या उस लीवर को दबाया था और दरवाजा का मुख खुल गया था, तो सेम कंडीशन ये कि बच्चा जब किसी चीज को क्या है, एक ही बार में किसी समस्या का समाधान कर लेता है, तो बार बार वो उसी तरीके से और समस्या का समाधान कर लेता है। नेक्स्ट है, सीखना एक ही प्रयास का परिणाम होता है। सीखना एक ही प्रयास का परिणाम है, वही चीज जो मैंने आपको बताई है। इस सिद्धांत में मुख्य रूप से निपुणता अर्जित करने पर बल दिया गया है। याद रखना किस पर, निपुणता अर्जित करने पर क्या दिया गया भाई, बल दिया गया है। इस चीज के बारे में थोड़ा ध्यान रखना। नेक्स्ट है, इसमें गुथरी द्वारा पहली बॉक्स पर किस पे दिया है, पहली बॉक्स पर बल दिया गया है। ये चीज याद रखना, पेपर में क्वेश्चन आए कि गुथरी ने किस बॉक्स पर बल दिया है, तो याद रखना पहली बॉक्स पर। किस पे दिया है मेरे भाइयों, पहली बॉक्स पर इन्होंने बल दिया है। इसी के साथ देखिए, समीप समीपता या साहचर्य पर बल अधिक दिया गया है कि जितनी चीजें हम बार बार अभ्यास करेंगे, जिस चीज के पास हम जितना नजदीक जाएंगे, वो समस्या हमारे लिए क्या हो जाती है, आसान हो जाती है। जैसे हम लोग सीटेट का पेपर है, पहली बार सोचेंगे, डर बनाएंगे यार सीटेट का पेपर कैसे क्वालिफाई होगा, हर बार इतने लाखों लोग पेपर देते हैं, लेकिन कुछ पॉइंटों में ही पास आउट होते हैं। लेकिन जब बार बार हम किसी चीज़ की अच्छी तैयारी कर लेंगे, तो वो चीज़ हमारे लिए आसान हो जाती है और हम उस चीज़ को क्या है, क्वालिफाई कर लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद में बालकों द्वारा सीखी गई बातों को व्यवहारिक बनाने पर अधिक बल दिया गया है। तो उन्होंने क्या किया है मेरे भाइयों, याद रखना, इन्होंने बालकों द्वारा सीखी गई बातों पर अधिक व्यवहारिक बल बनाने पर अधिक बल दिया है। तो ये जो जितनी भी विशेषताएं वो सभी सभी किसकी, याद रखना गुथरी की विशेषताएं हैं। तो एक बार भाई स्क्रीनशॉट ले लो या इन्हें लिख लीजिए। उसके बाद देखिए, तो हम लोग जानते हैं, अब आगे पढ़ेंगे। गुथरी की फेमस बुक है, वो बुक कौन कौन सी ने जानते हैं। तो देखिए पहली जो गुथरी की बुक एग्जाम में आ जाता है कि दी साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग किसने दी, तो याद रखना एडविन गुथरी ने दी है भाई। किस देश के निवासी, अमेरिका के। कब लिखी थी, 1938 में। और दी साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट, ये भी बुक किसने दी थी, याद रखना एडविन गुथरी ने दी थी। और साइकोलॉजी फर्स्ट कोर्स इन ह्यूमन बिहेवियर, ये भी किसने दी, साइकोलॉजी, तो याद रखना ये किसने दी थी, गुथरी ने। ये तीनों की तीनों जो बुक है मेरे भाइयों, ये किसने दिए हैं, याद रखना ये तीनों की तीनों किताब दी हैं गुथरी ने दी है, एडविन गुथरी ने। और हमसे पेपर में आता है कि एडविन गुथरी की फेमस बुक कौन सी, या सीधा बुक का नाम देकर हमसे राइटर का नाम पूछ लिया जाता है। तो इस चीज पर विशेष बल देना, ये बुक आपको याद होनी चाहिए। अब आगे पढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे सीखने के पठार क्या होते हैं, याद रखना, यानी कि हम लोगों के प्लेटर्स लर्निंग क्या होती हैं, सीखने के पठार क्या है। तो देखिए सीखने का पठार होता क्या है, इस चीज के बारे में समझना। अधिगम की प्रक्रिया में कभी कभी हम ज्यादा सीखते हैं, कभी कभी हम धीमा सीखते हैं, कभी कभी क्या होता है हम रुक जाते हैं। तो जो हमारा जो रुका हुआ है, जहां पर हमें ज्ञान नहीं हो रहा है, वही अधिगम का क्या होता है, पठार होता है। तो समझना इस चीज के बारे में क्या है। देखिए अधिगम की प्रक्रिया में कभी हम ज्यादा सीखते हैं और कभी हम कम, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब सीखने में बिल्कुल उन्नति नहीं होती है या सीखना बिल्कुल बंद हो जाता है। ये स्थिति अधिगम का पठार कहलाती है मेरे भाइयों। इसमें एक एग्जाम्पल समझिए आप लोग। जैसे आज हम लोग पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लोग पढ़ रहे हो, तो ये क्या है, अधिगम का पठार नहीं होगा। ये तो क्या है, हमारी भाई लर्निंग है, हम क्योंकि हम सीख रहे हैं। लेकिन आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, कल सडनली मेरी तबीयत खराब हो जाती है, तो मैं आपको कल नहीं पढ़ा पाता हूँ, कल आपकी क्लास नहीं होती है जैसे, तो उसमें क्या होगा कि आप लोग कल नहीं पढ़ेंगे। अगर आप मुझसे जुड़े हो तो आप कल नहीं पढ़ोगे भाई।
तो कहीं ना कहीं अब ये प्रोसेस लंबा भी हो सकता है। किसी को बीमारी ऐसा तो नहीं कि भाई 1 घंटे 2 घंटे की, किसी की लंबी बीमारी भी हो सकती है। कोई बच्चा स्कूल में कंटिन्यू सीख रहा है लेकिन 1 महीने की उसकी छुट्टी हो जाती है, या देखो छुट्टी का मतलब है ऑफ हो जाता है उसका स्कूल जाने से, तो वो वहाँ पे सीखेगा नहीं चीज़ों को। वो बीमार हो गया, हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, 10 दिन 15 दिन 1 महीने वो बच्चा क्या करेगा? अब उसके पढ़ा जो उसने सीखनी जो उसका रुक चुका है, अब वो ना तो उसका सीखना घट रहा है ना क्या हो रहा है बढ़ रहा है, बिल्कुल फिक्स हो चुका है। लेकिन उसने दोबारा से तैयारी करने के लिए, ठीक है यार अब क्या है भैया मुझे दोबारा से तैयारी करनी पड़ेगी, तो जो उसका बीच में जो एक समय है जहां पर वो उसका पढ़ना रुका है, वही क्या कहलाता है? रखना अधिगम का पठार। देखिए रॉस ने क्या एक डेफिनेशन दिया, अधिगम का पठार उस अवधि को व्यक्त करता है जब सीखने की गति एकदम रुक जाती है। यानी कि जब हमारा सीखना बंद हो जाता है, तो जो बंद होने वाली लाइन होती है उसी को क्या कहते हैं? सीखने का पठार कहते हैं मेरे भाइयों। इस चीज के बारे में याद रखना। इसी के बाद में हम लोग ना आगे पढ़ते हैं। देखिए कि किस तरीके से जो पठार होता है इसके बारे में समझिए। देखिए स्किनर जी ने कहा है कि पठार क्षैतिज प्रसार होता है। पठार का जो प्रसार होता है, जो लाइन बनती है वो कैसी होती है? क्षैतिज प्रसार होता है, याद रखना। अधिगम पठार के कारण क्या होते हैं? अभिप्रेरणा का अभाव होना, यानी कि मोटिवेट ना हो कोई बच्चा, किसी को सीखने के बारे में खुद के अंदर उसके क्या है भाई मोटिवेट ना हो कि भाई ठीक है मुझे नहीं सीखना है। लेकिन बहुत बार क्या होता है हम लोग मोटिवेट भी हो जाते हैं, कुछ बच्चे नहीं भी होते हैं, होता है अभिप्रेरणा का अभाव होना। शारीरिक व मानसिक दोष होना, यानी कि उसे समस्या हो सकती है, चाहे वो फिजिकली बीमार हो या वो मानसिक रूप से क्या हो परेशान हो। तीसरा है दोषपूर्ण विधि, जिस अभ्यास के द्वारा टीचर पढ़ा रहा है शायद वही विधि बेकार हो, टीचर का तरीका अच्छा ना हो। दोषपूर्ण वातावरण, आपके घर का जो आपका अड़ोस पड़ोस का जो माहौल है, या जिस स्थान पे टीचर पढ़ा रहा है उस स्थान का वातावरण अच्छा ना हो। नेक्स्ट है दोषपूर्ण पाठ्यक्रम, जो टीचर का पाठ्यक्रम है वो ही अच्छा ना हो। नेक्स्ट उसके बाद में रुचि अवधान का न होना, किसी बच्चे का पढ़ाते, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और आप लोग पढ़ रहे हो, अब आपकी रुचि ना हो या अवधान ना हो, आपके टेंशन ना हो, तो आप लोग नहीं पढ़ सकते। नेक्स्ट है अभ्यास का अभाव। अब मैंने आपको पढ़ा दिया लेकिन आप लोग अभ्यास नहीं कर रहे हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा? अभ्यास का अभाव रहेगा। और नेक्स्ट है जटिल कार्य। जटिल कार्य का क्या है कि जो आपको पढ़ाने का जो तरीका होगा वो कभी कभी टफ हो जाता है। जैसे बहुत लोगों के लिए इंग्लिश टफ लगती है तो इंग्लिश को नहीं पढ़ते, कुछ के लिए मैथ टफ होती है तो मैथ को इतना पढ़ना पसंद नहीं करते हैं, तो यही होता है देखना जटिल कार्य। अब अधिगम को दूर करने के कारण क्या होता है? निवारण क्या है याद रखना। समय का सही वितरण, यानी कि सही समय का प्रयोग करना सिखाना चाहिए। भाई समय का हमें किस तरीके प्रयोग करना चाहिए, इस चीज के बारे में याद रखना। प्रेरित करके अधिगम, यानी कि बच्चे को प्रेरित करके अधिगम कि हाँ भाई आप कर सकते हो, आपको करना चाहिए, तो इस चीज के बारे में याद रखना। विश्राम, अगर वो थक चुका है तो उसे रेस्ट देना, आराम करना। शिक्षण विधि में परिवर्तन, अगर आपका मेथड ये चीज समझ में नहीं आ रही है तो हमें क्या है दूसरे तरीका से आपको पढ़ाना चाहिए भाई। नेक्स्ट है अच्छी आदत। अच्छी आदत का मतलब क्या हो जाएगा? कि अच्छी आदत का जो मतलब है कि उस बच्चे की या उस जो भी उसे पढ़ा रहा है, जो पढ़ रहा है, उसकी आदत जो है, हैबिट्स जो है वो अच्छी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हमारी हैबिट्स अच्छी नहीं होंगी तो कहीं ना कहीं हमें समस्या होगी, हमें कहीं ना कहीं परेशानी या दिक्कत होगी, याद रखना। तो ये हमारा जो पठार का जो प्रसारण है, यानी कि अधिगम का पठार के कारण क्या थे और अधिगम पठार के निवारण क्या है, इस चीज के बारे में स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी के बारे में हम लोग जानते हैं एक बार कि अधिगम के जो पठार है वो किस तरीके से बनता है, याद रखना इस चीज के बारे में। तो देखिए अधिगम के पठार के बारे में हम लोग जानते हैं। एक डायग्राम बता रहा हूँ, डायग्राम के माध्यम से हम लोग जानेगा अधिगम का पठार कौन सा है। ये अधिगम की मात्रा हो गई, ये अधिगम का समय हो गया। बच्चे ने यहाँ पर अधिगम की गति हो गई, बच्चे ने पढ़ना प्रारंभ किया और वो पढ़ कैसा रहा है? अच्छा पढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पर आने के बाद अब बच्चा कुछ समय के लिए बीमार हो गया, तबियत खराब हो गई, रुक चुका है, तो उसका जो अधिगम का पठार है वो कैसा रहेगा? सीधे चलेगा, क्षैतिज चलेगा। लेकिन बच्चे के मन में 10 दिन बाद फिर आया कि नहीं यार मुझे पढ़ना है, तो बच्चे ने पढ़ाई फिर प्रारंभ की, तो डायग्राम कुछ ऐसा बन जाएगा। तो ये वाला सीक्वेंस सीख अधिगम की गति होगी, सीखने की गति होगी, और ये वाली भी चीज क्या हो जाएगी? अधिगम की गति हो जाएगी। अब थोड़ा ध्यान देना, ये दोनों के दोनों जो कंडीशन है वो अधिगम की गति है। तो इसमें जो ये बीच वाला पोर्शन होता है, ये वाला, यहां से लेके जो ये वाला हिस्सा जहां पर वो रुका था, ये वाला हिस्सा जो मैंने ब्लैक ब्लैक किया है, यही चीज क्या कहलाती है रखना? यही कहलाता है अधिगम का पठार। अधिगम का पठार। आई होप चीजें समझ में आ रही होंगी मेरे भाइयों। अधिगम का पठार समझ में क्या होता है? जो रुकी हुई चीज होती है, जहां पर सीखने की गति बिल्कुल रुक जाती है, वही क्या कहलाता है? अधिगम का पठार। सीटेट के अंदर क्वेश्चन आता है, याद रखना।
और सीटेट के अंदर जब पेपर में क्वेश्चन आएगा तो डायग्राम आपको इस तरीके से दे देकर कहेगा कि इसमें अधिगम का पठार कौन सा है और कौन सा नहीं है। इस चीज के बारे में देखना। तो अधिगम के पठार के बारे में जाना हम लोगों ने कि जहां पर सीखने की गति बिल्कुल शून्य हो जाती है, जीरो हो जाती है, भाई वही किस्सा क्या कहलाता है, अधिगम का पठार कहलाता है। तो चलिए अधिगम का जो पठार है वो क्या होता है, समाप्त होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे अधिगम वक्र के बारे में कि लर्निंग कर्व क्या होते हैं। ये भी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ लेते हैं सबसे पहले हम लोग। अधिगम वक्र का सबसे पहले जो प्रयोग है वो किसने किया था, एबिंगहास ने किया था। कब किया था, 1885 ईस्वी में किया था। पेपर में क्वेश्चन आए कि अधिगम वक्र का सबसे पहले प्रयोग किसने किया है, तो याद रखना एबिंगहास ने किया है। सेकंड पॉइंट देखिए, अधिगम के क्षेत्र में ग्राफ का प्रयोग सबसे पहले जे एस ब्रूनर ने किया था। किसने किया था, जे एस ब्रूनर ने। कब किया था, 1960 ईस्वी में किया था। इस चीज के बारे में याद रखना आप लोग। नेक्स्ट देखिए, अधिगम वक्र का जनक किसे माना जाता है। थर्ड पॉइंट है, अधिगम वक्र का जनक किसे माना जाता है, ब्रूनर को माना जाता है। किसे माना जाता है मेरे भाइयों, ब्रूनर को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गेट्स। गेट्स एक साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने क्या कहा था, अधिगम वक्र सीखने की मात्रा, गति तथा उन्नति को व्यक्त करते हैं। जो अधिगम होता है वो किसी सीखने की यानी कि मात्रा के बारे में बताता है, उसकी गति के बारे में बताता है, उसकी उन्नति हुई है या नहीं हुई है इस चीज के बारे में बताता है। एबिंगहास ने एक डेफिनेशन बोली है, अधिगम का अतीत बहुत लंबा है। यानी कि अगर मैं अतीत की बात करता हूँ अधिगम की, तो वो कैसा है, वो लंबा है। लेकिन इसका इतिहास जो है वो क्या है, बहुत छोटा है। तो ये किसने कहा था, ये कहा था एबिंगहास ने कि अतीत बहुत लंबा है और इतिहास क्या है, बहुत अतीत बहुत लंबा है और इतिहास क्या है, छोटा है। ये किसने कहा था, एबिंगहास ने कहा था। और अधिगम वक्र के जनक किसे माना जाता है, तो याद रखना अधिगम शिक्षक के जो अधिगम वक्र का जो जनक माना जाता है वो ब्रूनर को माना जाता है भाइयों। अब ये जो अधिगम वक्र होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं कि करके इसके बारे में जान। देखिए अधिगम प्रकार जो वक्र होते हैं, अधिगम के वक्र के प्रकार वो कितने होते हैं, चार होते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग नेगेटिव। अब देखो हिंदी में क्या क्या नाम आ सकता है, नकारात्मक आ सकता है, ऋणात्मक आ सकता है, उन्तोदर आ सकता है, हास्य निष्पादन वक्र आ सकता है। इसी को क्या कहते हैं, नेगेटिव कर्व कहते हैं। इसी को कॉन्वेक्स कर्व कहते हैं। इसी को उत्तल वक्र कहते हैं। इसमें नेगेटिव में क्या होता है कि सीखने की गति जो प्रारंभ में होगी वो तेज होगी और अंत में जो सीखने की गति होती है वो कैसी होती है, धीमी पड़ जाती है। जैसे बहुत बार हमने देखा होगा कि जब हम कहीं भी नई जगह जाते हैं, नए स्कूल में गए, नई कॉलेज में गए, तो हम लोग वहाँ पे अपने आप को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं कि नहीं मुझे बहुत ज़्यादा आता है। और जब इस चीज़ में हम लोग लगते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा आता है तो हम लोग अपनी तैयारी करना प्रारंभ कर देते हैं। जैसे ही 2 दिन 4 दिन 10 दिन महीना 2 महीना होता है तो हमारी तैयारी क्या हो जाती है, धीरे धीरे वही लेवल हो जाता है, इससे लोग हम पढ़ना बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा अधिगम वक्र है वो क्या होता है, डाउन हो जाता है। तो देखिए एक बार, ये मात्रा हो गया अधिगम की मात्रा या अधिगम का समय हो गया। तो यहाँ पर क्या बनता है याद रखना। अब देखिए यहाँ पर जो सीखने की जो बच्चे की गति होगी प्रारंभ में कैसी है भाई, ऊंची जा रही है, हाई जा रही है। लेकिन बाद में क्या हो रहा है, धीरे धीरे करके जो गति है वो मेरे भाइयों क्या हो गई, धीमी हो रही है। तो यही क्या होता है याद रखना, इसी को कहा जाता है नकारात्मक वक्र कहा जाता है। इसी को उन्तोदर वक्र कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना मेरे भाइयों, सीटेट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये चीज। नेक्स्ट उसके बाद पढ़ते हैं हम, देखिए दूसरा प्रकार कौन सा है, पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक। तो पॉजिटिव या सकारात्मक कौन सा होता है इसे समझते। देखिए सकारात्मक इसी को वर्धमान कहते हैं, निष्पादन कहते हैं, इसी को धनात्मक कहते हैं, तो उसी को नतोदर कहते हैं, इसी को वर्धनशील या अवतल कहा जाता है। और मैं अगर इंग्लिश की बात करता हूँ तो इसी को पॉजिटिव कहते हैं, इसी को कर्व ऑफ इंक्रीजिव कहते हैं, इसी को कर्व सॉरी कॉनकेव कर्व कहते हैं। ये याद रखना भाई आप लोग। इसमें जो प्रारंभ की जो गति होती है वो कैसी होती है, धीमी होती है, और शुरुआत की गति क्या होती है, तेज होती जाती है। जैसे कुछ बच्चे इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, वो सबसे पहले जिस स्कूल या जिस कॉलेज में जाते हैं तो वहाँ के माहौल को समझते हैं। ठीक है भाई, यहाँ पर बच्चे जो पढ़ने में कौन तेज है कौन नहीं है, फिर धीरे धीरे वो अपनी जो उनकी क्वालिटी होती है, जो उनकी कैपेसिटी होती है उसको प्रारंभ कर देते हैं। तो शुरू में वो दिखाएंगे नहीं किसी को भैया हमें कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा, लेकिन धीरे धीरे करके सब उनके बाद जब में जान जाते हैं कि भाई हाँ ये तो बच्चा पढ़ने में सच में क्या है, तेज है। तो देखिए सेम कंडीशन क्या होगी कि प्रारंभ का जो वक्र होगा इनका, प्रारंभ का, जैसे ये क्या हो गया, अधिगम का समय हो गया भाई, और ये क्या हो गया, मात्रा। प्रारंभ में जो सीखने की गति है वो कैसी है, धीरे है मेरे भाइयों, लेकिन बाद में धीरे धीरे इसकी जो गति है वो क्या होती जा रही है, ऊपर बढ़ती जा रही है। यही होता है याद रखना पॉजिटिव। तो देखिए सीखने की गति शुरू में कैसी होती है मेरे भाइयों, धीमी होती है, और बाद में कैसी हो जाती है, तेज हो जाती है। इसी को कहा जाता है सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तीसरा कौन सा है, तीसरा होता है सरल रेखीय वक्र, जिसे सामान्य निष्पादन वक्र कहा जाता है। और जो ये इसी को क्या कहते हैं याद रखना। देखिए इसमें सीखने की गति एक समान होती है। इसमें जो सीखने की गति होगी वो कैसी होगी, एक समान होगी। ना तो इसमें क्या है,
कोई सीखने गति प्रारंभ में तेज होगी ना अंत में तेज होगी, बिल्कुल एक जैसी होती, तो यही क्या होता है, इसी को कहा जाता है, याद रखना, सरल रेखीय वक्र। तो देखो बिल्कुल एकदम सीधा सीधा डायग्राम बना है मेरे भाइयों, ये देखिए कैसा बना है, बिल्कुल सीधा डायग्राम बना है, तो यही क्या कहलाता है, याद रखना, यही कहलाता है मेरे भाइयों सरल रेखीय वक्र कहलाता है। इस चीज के बारे में याद रखना। इस तरीके से अब पढ़ेंगे हम लोग चौथा कौन सा होता है, तो जो चौथा होता है इसी को कहा जाता है सीढ़ीदार वक्र, या इसी को कहते हैं एस टाइप वक्र। देखिए तो सीढ़ीदार वक्र या एस टाइप वक्र कौन सा होता है, इस चीज के बारे में जानते हैं। तो इस चीज के बारे में, जब बच्चे की सीखने की जो गति होगी प्रारंभ में कैसी होगी, धीमी होगी, फिर तेज होगी, फिर धीमी, यानी कि वो एक सीक्वेंस में नहीं सीखता है, तो ये क्या हो गया, अधिगम में, और ये अधिगम की मात्रा, और ये क्या हो गया, अधिगम का समय भाई। देखिए अब इस चीज के बारे में, प्रारंभ में सीखने की गति धीरे, फिर तेज, फिर धीरे, फिर तेज, फिर धीरे, फिर तेज, फिर धीरे, फिर तेज, फिर धीरे, या फिर तेज। तो जो इस तरीके का जो वक्र बनता है, इसी वक्र को क्या कहा जाता है, सीढ़ीदार या एस टाइप वक्र कहा जाता है। इसमें जो बच्चे की जो गति होती है ना, तो ये पता चलता है कि बच्चा तेज सीख रहा है, या ना ये पता चलता है कि बच्चे की जो गति है वो धीमी है। तो याद रखना, इस प्रकार में अधिगम की गति शुरू में धीमी होती है और बाद में तेज, फिर धीमी, और फिर तेज होती है। तो याद रखना यही क्या होता है, इसको सीढ़ीदार वक्र कहते हैं, जिसको एस टाइप वक्र कहा जाता है मेरे भाइयों। तो इसी के साथ जो आज की क्लास है उसका समापन करते हैं। वीडियो को शेयर कर देना, कमेंट्स भी करना ना भूलना, और लाइक भी करिए भाई। और जितने भी मेरे नए मित्र इस चैनल के साथ जुड़े हैं वो सभी के सभी भाई वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो इसी तरीके से अब आपकी संपूर्ण पेडागोजी जो है उसे हम प्रारंभ कर देंगे, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट की हो, ईवीएस हो, मैथ हो, याद रखना साइकोलॉजी हो, सब ईवीएस पढ़ाई जाएगी आपको बिल्कुल कंप्लीट। और सीटेट एग्जाम से पहले हम लोग रिवीजन भी करेंगे, प्रैक्टिस सेट भी लगाएंगे, सीटेट के जितने पेपर हैं उनका एनालिसिस भी करेंगे। तो भाई सभी लोग शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखा करो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।